हेलो बच्चों, वेलकम टू गंगवार इंस्टीट्यूट अगेन। तो अब हम लोग आ गए हैं RTS 13। अब धीरे धीरे लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो RTS 13 का सल्यूशन देखा जाए, इसका सिलेबस देखा जाए क्या था। फुल सिलेबस था। तो चलिए देखें। आई होप आपने टेस्ट दिया होगा। अगर नहीं भी दिया होगा तो पेपर लेके करिएगा और सल्यूशन जरूर भले ही 2x की स्पीड में देखिएगा, क्योंकि पता चलता है उससे कि कुछ आपको जो सवाल करने के जो आपने किया हो उसका हो सकता है थोड़ा नया तरीका भी मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़िया। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन बायोमोलिक्यूल का सवाल कंटेन्स आयोडीन। कौन से हार्मोन के अंदर यहाँ पर आयोडीन है? तो आपको पता होगा ये थायरॉक्सिन इज द आंसर। और इसको बच्चों आप याद रखना, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा है। तो पहला है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर में देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, Al3+। कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाए, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है। तो आप जल्दी जल्दी सवाल भी ट्राई करना, क्योंकि सब एक्सप्लेन करें वो तो ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी भी कैसे करोगे ये भी देखो। Mg2+ और Na+, ये है। हम जानते हैं जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा पोलराइजेशन। तो इन पे 3+ है, 2+ है और ये 1+ है। यानी पोलराइजिंग पावर बिल्कुल सही है। जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजिंग पावर बच्चों बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला बॉन्ड लेंथ। तो लेंथ के लिए बच्चों हम ऑर्डर देख लेते हैं फटाफट। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ CO2 में दोनों डबल बॉन्ड, यहाँ डबल और सिंगल। तो इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी कम, इसकी और कम। CO में ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों। ठीक है, CO के अंदर कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। आप सभी जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है। CO2 के अंदर डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। और CO3 माइनस माइनस के अंदर इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो यहाँ सिंगल भी है, डबल भी है, यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम। यानी इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। हम सभी लोग बच्चों जानते होंगे बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना, ये होता है हमारा। अब आइए डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा है NF3 से, BeCl2 से। कैसे? BeCl2 बच्चा डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। नहीं, देखो ये इधर की तरफ डायरेक्शन होगा, ये इधर की तरफ, वेक्टर 180 पे कैंसिल हो जाएगा। NH3 और NF3 की बात करें बच्चों अगर हम, तो देखो NH3 के अंदर अगर चेक करो तो NH3 इस तरीके से है कुछ। ठीक है, ऐसा एक लोन पेयर है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखो हमें ये सब मालूम होगा पहले से कि इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ। यानी सारे ऐड हो रहे हैं, यानी म्यू 0 तो नहीं होगा और काफी ज्यादा होगा, क्योंकि सब वेक्टर ऐड हो रहे हैं। और अगर हम NF3 देखें बच्चों, तो NF3 में NF, यहाँ पर हम ले लेते हैं F, F, F और F। यहाँ पर आप डायरेक्शन देखो दिस, और ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो डायरेक्शन किधर होगा? फ्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ भी 0 नहीं होगा, लेकिन आप सोचो कि यहाँ पर वेक्टर थोड़े कैंसिल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ सब ऐड होंगे। यानी म्यू NH3 का म्यू NF3 से क्या होगा? ज्यादा। ठीक है बच्चों, ये भी सही हुआ। अब इधर आइए, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कह रहे हैं H2S का ज्यादा होगा, BF3 का कम ना। बच्चों आपको यही तुरंत समझ जाना है कि आप देखो BF3 sp2 हाइब्रिडाइज है, बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों? 120 डिग्री है ना। और H2S का बॉन्ड एंगल होता है अप्रॉक्स 92.5, क्लोज टू 90 डिग्री के आसपास होता है ना। तो ये कम होगा और ये ज्यादा।
वैसे भी इसका भी 107, ये टेट्राहेड्रल है, देखो ये 120 आ जाएगा, ये 109.5 आ जाएगा, ये आएगा 107 और ये आएगा 92.5 के आसपास, यानी ये एंगल का ऑर्डर गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। For one of the element, various successive ionization enthalpies given। कोई एलिमेंट है जिसका पहला आयोनाइजेशन एनर्जी ये है, दूसरा ये है, बढ़ गया, तीसरा बढ़ गया, चौथा देखो 2700 से 11,000 हो गया। यानी इस कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तक तो आसानी से निकल रहे हैं, चौथा निकालना बहुत कठिन है, तभी तो चौथी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो नोबल गैस बनता होगा, यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तभी 3 निकल जाते हैं आसानी से। अब अगर दूसरे और तीसरे, मान लो तीसरा बहुत ज्यादा, यानी 2 निकाल सकते हो, तो 3 किसमें से निकाल सकते हो? देखो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, इसमें कितने? 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, Which of the following pairs of isomer not correctly match with its type? Not correctly match पूछा गया, कौन सा आइसोमर करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो देखिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। क्या होता है? एनायन लिगेंड का एक्सचेंज। देखिए कोबाल्ट के साथ कौन है? अमोनिया, कोबाल्ट के साथ साइनाइड, और Cr के साथ अमोनिया, Cr के साथ साइनाइड, यानी ये सही है। यहां देखो कौन सा लिगेंड है बच्चों? एम्बीडेंटेट, और एम्बीडेंटेट लिगेंड देखिए यहाँ NO2 है, यहाँ ONO है। एम्बीडेंटेट लिगेंड लिंकेज आइसोमेरिज्म देता है, बिल्कुल जानते होंगे। यहाँ देखिए आप वाटर है, वाटर, और यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा वाटर यहाँ पर अंदर है, यहाँ पर वाटर को इन्होंने क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। एक वाटर को इन्होंने क्या कर दिया? बाहर, और यहाँ पर वाटर अंदर है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ Cl बाहर था और यहाँ पर Cl को अंदर करके वाटर को बाहर, यानी ये सॉल्वेट या हाइड्रेट, क्योंकि सॉल्वेट या हाइड्रेट में क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बदले, या मान लो एक में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है एक में नहीं है, तो उसको कहते हैं सॉल्वेट या हाइड्रेट, और इन्होंने कोऑर्डिनेशन लिखा, मतलब ये गलत है। ऑप्शन यही सही है। यहां आओ, आयोनाइजेशन में क्या होता है? काउंटर आयन, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला आयन बदल जाता है। इसको आयोनाइज करोगे तो Cl माइनस मिलेगा, इसको आयोनाइज करोगे तो Br, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, यानी ये सही है। Which of the following gives amine on heating with amide? तो अमीन, अब देखो ये दोनों एक जैसे दिए गए हैं, ये होता है आपको पता होगा क्या? हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसके अंदर? आप लेते हो RCONH2 प्लस Br2 प्लस KOH, ये क्या है? एक्वस। ठीक है, अब क्या बन जाता है? 1 डिग्री अमीन, RNH2 प्लस KBr प्लस Na2CO3, ये बनते हैं। ठीक है, तो ये RNH2 कौन सा बनता है? 1 डिग्री अमीन, तो कौन सा लेना पड़ेगा हमें? एक्वस। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। तो हमें मालूम है लोन पेयर जो आसानी से देगा वो अच्छा बेस, या H+ लेगा, दोनों बात एक ही है, लोन पेयर दे या H+ ले। तो अब देखो इस केस में बच्चों, एनिलीन के केस में ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, बिल्कुल बढ़िया, ये भी रेजोनेंस करेगा, ये भी रेजोनेंस करेगा, और ये भी रेजोनेंस करेगा, सब रिंग के साथ रेजोनेंस करेंगे। अब हमें क्या पता है? अब हमें पता है प्लस I इफेक्ट प्लस M इफेक्ट, ये लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर।
ये लोग बेसिक नेचर को बढ़ाते हैं, प्लस एम इफेक्ट बेसिक नेचर को बढ़ाते हैं। जितने भी प्लस एम होंगे दे इंक्रीज बेसिक नेचर। तो आप देखो ये कौन सा इफेक्ट है बच्चों, माइनस एम है ना। ये कौन सा है, CH3CO माइनस, है कि नहीं, ये भी कैसा होगा माइनस। और ये कैसा है, प्लस आई है, और ये क्या है माइनस OCH3 बच्चों, सॉरी ये प्लस एम है, और ये कैसा है माइनस आई। माइनस आई क्यों लिखा बच्चों, मेटा पर एम काम नहीं करता, ठीक है। तो ये प्लस एम हो गया। कैसे बच्चों, इस तरीके से देखना, हमने COCH3 देख लिया पहले, देखो ये रहा NH3 है बच्चों, और ये रहा OCH3 ऐसा। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस एम बहुत बड़ा इफेक्ट है तो बेसिक नेचर बढ़ाएगा, यानी चौथा सबसे ज्यादा बेसिक होगा। चौथे के बाद ये तीसरा क्या है, प्लस आई, बाकी तो माइनस है, प्लस आई तीसरा होगा। तीसरे के बाद देखो इनमें तो माइनस इफेक्ट लगे हुए हैं, दूसरे और पांचवें में, पहले में कोई इफेक्ट नहीं लगा, यानी तीसरे के बाद पहला। अब उसके बाद इसमें क्या लगा है माइनस एम, और इसमें क्या लगा है माइनस आई। तो माइनस एम ज्यादा कम कर देगा माइनस आई की तुलना में, यानी 2 नंबर सबसे कम होगा, यानी 2 सबसे कम, यानी पहला आंसर। फिनॉल एसोसिएट्स इन बेंजीन अप टू सर्टेन एक्सटेंट टू फॉर्म अ डाइमर। अ सोल्यूशन कंटेनिंग इतने केजी फिनॉल, सोल्यूशन चैप्टर का सवाल है। 1 kg बेंजीन ये सॉल्वेंट दिया है, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ये डेल TF दिया है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिनॉल पूछा गया, मतलब क्या पूछा गया है, अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। चलिए चेक किया जाए। सबसे पहले क्या दिया है, इतने ग्राम फिनॉल, इतने केजी, यानी WB सॉल्वेंट, सॉल्यूट का मास दिया गया 2 × 10⁻⁻² kg दिया गया है। अगर इसमें 10⁻³ का गुणा कर दें तो ग्राम बन जाएगा, यानी 2 × 10 भाई देखो ये क्या हो जाएगा 1 ग्राम बराबर 20 ग्राम। 20 ग्राम क्या दिया गया है, सॉल्यूट। क्या बात क्लियर। WA बच्चों सॉल्वेंट कितना दिया गया है, सॉल्वेंट दिया गया है 1 kg, 1 kg दिया गया है, मतलब क्या लिख दिया जाए अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं 1000 ग्राम। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज्ड, मतलब डेल TF कितना दिया गया है 0.69 केल्विन दिया गया, ठीक है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो देखो बच्चों एक तो पहले समझ लो यहां हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू चाहिए। अल्फा के लिए हमें पहले क्या चाहिए होता है, अल्फा निकालना है तो हमें आई चाहिए होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब आई भी चाहिए, तो पहले तो हमें यहां मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा जब डाइमर बना। अब यहां समझो जब कभी भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूलर मास डिसोसिएशन में घटेगा, टूट जाएगा, और एसोसिएशन में बढ़ेगा। तो जो मॉलिक्यूलर मास पहले से है उसको हम कैलकुलेटेड बोलते हैं, जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद आता है उसको कहते हैं ऑब्जर्व। तो हमें इतना पता होगा आई बराबर डेल ऑब्जर्व बटे डेल कैलकुलेटेड। डेल मतलब क्या चीज है बच्चों, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल मतलब कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इतना हमें पता होना चाहिए, डेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है। कैसे, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, मास कम हो जाएगा, है कि नहीं। और डेल आई बढ़ जाएगा, जैसे NaCl पहले 58.5 टूट के हो गया Na और Cl, पार्टिकल तो 2 हो गए, नंबर बढ़ गया लेकिन मास घट गया। आई बात समझ में, यानी इनवर्स रिलेशन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों आई बराबर m कैलकुलेटेड बटे m ऑब्जर्व में कह सकता हूं, ठीक है। अब इसी कैलकुलेटेड मतलब फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास हमको पता ही है,
ऑब्जर्व हमको निकालना है, क्योंकि वो क्या बना ले रहा है बच्चों, डाइमर, है ना। बढ़िया सवाल, चलो देखते हैं क्या करा जाए। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो C6H5OH डाइमर बना रहा है बच्चों, यानी C6H5OH होल ट्वाइस, ये है डाइमर बन गया। अब इस डाइमर से पहले हम M ऑब्जर्व निकाल लें। क्या M ऑब्जर्व कैसे निकालेंगे, देखो देखना बच्चों ध्यान से। M ऑब्जर्व निकालने के लिए हम आप पहले फार्मूला लिख दें, वो वाला जो आपको पता होगा। क्या फार्मूला आपको पता होगा, हमें पता होगा डेल TF बराबर KF इंटू 1000 इंटू WB सॉल्वेंट अपॉन WA इंटू MB, और यही MB क्या चीज है, ऑब्जर्व वाला। ठीक है, तो आप इसको पहले निकाल लो। कैसे, अब ये फॉर्मूला आपको पता होगा कैसे, देखो 0.69 दिया गया है, KF कितना दिया है बच्चों, 5.12 दिया गया है, 1000 दिया गया है, WB कितना दिया है, 20 ग्राम दिया गया है, बटे कितना हो गया बच्चों, WA कितना दिया गया है, बेंजीन का मास 1000 ग्राम सॉल्वेंट है ये, और MB मतलब यही चीज हमारा क्या होगा, M ऑब्जर्व निकालना है। यानी बच्चों M ऑब्जर्व बराबर 5.12 इंटू 1000 इंटू 20 अपॉन 1000.69, ये हो जाएगा। अब 1000 से 1000 कट गया हमारा, अब ये करीब 5.12 गुणे 20 है ना, बटे 0.69 आ जाएगा। 5.12 मतलब 51 गुणे 2, 51.2 गुणे 2 कर देते हैं, और 51.2 देखो नहीं हो जाएगा बच्चों, ऐसा कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं, बोलिए। अब 51 102.4 102.4 बटे 0.69 है ना, करीब करीब हम अप्रॉक्स बता देते हैं 148 के आसपास ही आएगा, 148 के आसपास करीब करीब। ठीक है, कोई ऑप्शन है ना हमारे पास। अब क्या है, M ऑब्जर्व निकल गया। अब बच्चों I की वैल्यू देखो, I बराबर M कैलकुलेटेड अपॉन M ऑब्जर्व। कैलकुलेटेड कितना है हमारे पास, M कैलकुलेटेड कितना है, तो M कैलकुलेटेड हमारे पास है फिनॉल C6H5OH 12 छक 72 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 है ना, 72 और 5 77 और 1 78, 78 और 16 94, ये है कितना M कैलकुलेटेड, यानी 94/148 करीब करीब 0.63, यानी ये क्या निकल गया हमारा I। अब क्या निकालना है, अल्फा। थोड़ा लंबा सवाल है, तो देखो ये अगर हमारे पास 1 मोल है तो ये कितना 0, तो आपने पढ़ा होगा 1 माइनस अल्फा करोगे तो ये कितना है 2, यानी अल्फा बाई 2, यानी टोटल मोल कितना हो जाएगा भाई, टोटल मोल कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा में से अल्फा बाई 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, है कि नहीं। अब I बराबर हमें पता है, ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 क्या है, डेल ऑब्जर्व, मतलब कितना पार्टिकल आपको मिला, पहले कितना था 1 था, यानी 1 माइनस अल्फा बाई 2, यानी अब तो दिक्कत नहीं होगी, तो 1 माइनस 0.63 बटे कितना 2, 0.63 बटे 2 कितना हो जाएगा भाई, 62 बटे 2 21, और करीब करीब ये आ जाएगा 1 माइनस, देखिए 0.63 मतलब करीब करीब कितना आ गया, ये 30 31.5, अब 31.5 का मतलब कितना हो गया,
देखो 1 माइनस 31.5 कैसे लिख दिया, 0.315 सॉरी 0.315, 0.63 था 0.31। तो अब सोचो एक में से 0.3 घटाओ 0.7 बचा, तो पॉइंट करीब करीब ये आ जाएगा 7। एक मिनट देख लें क्या आंसर है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन और करेक्ट कर लेना, वैसे इतना कैलकुलेटिव आना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा करेक्ट, हमें अप्रॉक्स लिख दिए हैं बच्चों ना, तो थोड़ा करेक्ट कैलकुलेशन सही से कर लेना। तो ये देखो इसके पास केवल यही एक आंसर है, यही आएगा। कैलकुलेशन एकदम सही से कर लेना, थोड़ा कम चांस है कि इतना कैलकुलेटिव आए, लेकिन सवाल एग्जैक्टली ऐसा आ सकता है। कैलकुलेशन थोड़ा आसान वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं। If the equilibrium constant for the following equilibrium SO2 plus half O2 SO3, तो आपको दिया गया है किसका, SO2 प्लस हाफ O2 बराबर क्या दिया गया है, SO3 दिया गया है, ठीक है। अब क्या कहें, पहले तो रिएक्शन उल्टा कर दिए, 2SO2 गिव्स क्या, 2SO2 प्लस O2, 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2, ये कहें। तो रिएक्शन इसका क्या दिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और K2 के बारे में पूछे, तो सबसे पहले तो रिएक्शन रिवर्स करें हैं बच्चों, तो K2 बराबर 1/K1 हो जाएगा, रिवर्स किए तो K2 बराबर 1/K1 3 में है। अब क्या है, इसको क्या किए हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से गुणा किए हैं, तो 2 से गुणा करते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, पावर ले आ देते हैं, तो K2 बराबर 1/K1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। क्लियर है ना, देखो ये 2SO3 है 1SO3 है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो 1 देखो हो ही नहीं सकता, 1 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर यही बना देते हैं, ये देखो 1 ब्यूटेनॉल, कोई कायरल है ही नहीं, 1 प्रोपेनॉल कोई कायरल है ही नहीं, है ना। 2 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ कायरलिटी मिलेगी, देखिए कैसे मिलेगी, ये रहा Cl। अब यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे H, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे Cl, यानी ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन। चलो ये भी चेक कर लिया जाए, 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन कितने हो गए, 7 कार्बन, 4 हाइड्रोक्सी OH लगा दिया, तो ये भी नहीं होगा ना, इधर देखो सेम ग्रुप इधर सेम ग्रुप, यानी कायरल नहीं होगा, तो कायरल यही होगा, और कायरल होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन X and Y electrolytes are taken in 2 beakers and diluted by adding 500 ml water, दोनों को 500 ml वाटर मिला डाइल्यूट किया, X increases by 1.5 times while that of Y increases by 20 times, what could be the, अच्छा ये कह रहे हैं X increases इलेक्ट्रोलाइट्स, X एक इलेक्ट्रोलाइट है Y एक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, दोनों में आप 500 ml पानी डालें, X increases by 1.5 times while Y increases by 20 times, what could be the electrolyte X and Y, increases मतलब यहाँ क्या है मालूम है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो आपको पता होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही वो करीब करीब 100% आयोनाइज्ड होते हैं, और 100% अगर आयोनाइज्ड होंगे वो पहले से, तो यानी उस पर डाइल्यूशन का बहुत कम फर्क पड़ता है, ठीक। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं जैसे CH3COH, ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा डाइल्यूशन का फर्क पड़ता है, क्योंकि सोचो कम सॉल्वेंट रहेगा तो कम आयोनाइज, ज्यादा सॉल्वेंट लोगे तो ज्यादा तोड़ेगा, तो अगर इतना बढ़ रहा है यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन, Y,
और x क्या है, स्ट्रांग, तो x स्ट्रांग y वीक, x स्ट्रांग, ये देखो दोनों स्ट्रांग, यहाँ y वीक है और यहाँ भी x स्ट्रांग है y स्ट्रांग, यहाँ x वीक है, तो x स्ट्रांग होना चाहिए y वीक होना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉट पॉसिबल, n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0, बिल्कुल सही है, 3s हो सकता है, n बराबर 3, l बराबर 1 हो सकता है, 3p, m बराबर -1 भी हो सकता है बच्चों, क्यों, हमें पता है -1 0 और +1, n बराबर 2, l बराबर 0, अगर l 0 है तो m 0 ही रहेगा, यानी ये पॉसिबल नहीं है, मतलब यही आंसर होगा, नॉट पूछे ना, नॉट। ये हो सकता है n बराबर 2, l बराबर 1, यानी 2p की बात कर रहे हैं, और m बराबर 0 तो हो ही सकता है, देखो -1 0 +1। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, रेट कांस्टेंट मतलब क्या दिया बच्चों, k दिया हुआ है, k 15 गुणे 10 की पावर -3 दिया। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट रिड्यूस टू 3 ग्राम, ये सेकेंड इनवर्स दिया है, मतलब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है भाई, फर्स्ट ऑर्डर, इतने से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा फर्स्ट ऑर्डर। अब क्या, k बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए क्या है, टाइम t पर कंसंट्रेशन, और ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इतना तो हम सभी जानते हैं। ए क्या है, टाइम t पर बचा हुआ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो हमें क्या निकालना है, टाइम, तो t बराबर 2.303 बटे 15 गुणे 10 की पावर -3 है ना, -3, ठीक है, लॉग ए नॉट कितना दिया है, 5, सीधा सीधा वही रख देते हैं 3, यानी कितना हो गया, 2/2.3 बटे, अगर हम इसको ऐसा कर दें 2.303 अपॉन 1.5 गुणे 10 की पावर, अब देखो 15 से इसको क्या किया है 1.5, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा -2, अब 2/3 बटे 1.5, ठीक है, तो ये करीब करीब 15 और 8 है ना, मतलब 1.5 के आसपास आएगा बच्चा, और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 2, ठीक है, माइनस ही है ना वो, हाँ माइनस ही है। अब क्या हो गया 10 की पावर -2 सेकेंड, ये बहुत कम टाइम दिया है, ठीक है, देख लेते हैं आंसर क्या है, क्योंकि टाइम बहुत कम है ये, तो ये कितना हो गया, ये हो गया, चलिए ऊपर आ गया कितना, 150 सेकेंड हो गया बच्चों, 150, अभी चलो 150 नहीं करते हैं, यहाँ पे पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, अब इनको भी जरा देख लें, लॉग, ये क्या हो जाएगा, लॉग 5 माइनस लॉग 3 हो जाएगा बच्चों, लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, लॉग 5 की वैल्यू, लॉग 4 की वैल्यू 0.6, लॉग 5 की वैल्यू 0.69 होती है ना, माइनस लॉग 3 की वैल्यू 0.47 होती है, आगे बढ़ जाए, यहाँ कर लें क्या, हाँ कर लेते हैं, 1.5 गुणे 10 की पावर 2, और ये कितना हो गया, ये हो गया 3 जोड़ोगे तो 50 और 22 हो गया ना, 0.22 हो गया, यानी कितना हो गया 1.5 गुणे 0.22 गुणे 10 की पावर 2, यानी 1.5 गुणे 22 कर दें 10 की पावर 2, यानी 22 और 1 अरे बस सीधा सीधा ही दिख रहा है, 22 और 11 करीब करीब जोड़ दो, क्योंकि देखो 22 एक कम 22 और 11, यानी सही है, ये टाइम सही दिया है, 33 सेकेंड आंसर आ गया बच्चों, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई एकदम, 33 सेकेंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H3N
C2H3N ऑन रिडक्शन गेव अनदर कंपाउंड B, रिडक्शन किया गया। अपॉन ट्रीटमेंट विद HNO2 B गेव इथाइल अल्कोहल। यही समझ लो, पहले तो अमीन का रिडक्शन होना ही नहीं है, तो ये अमीन तो होगा नहीं, ठीक है। C2H3N कह रहे हैं, C2H3N यानी नाइट्रोजन होना चाहिए, रिडक्शन से इथाइल अल्कोहल रिडक्शन से मिल रहा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, पहले ही इथाइल अल्कोहल है, इन्हीं में से एक होगा। अब C2, तो यही आंसर हो गया। चलो बता देते हैं कैसे, ये तो आसानी से देख के कर सकते हो। C2H3N CH3CN क्या कहे हैं, रिडक्शन, रिडक्शन करते हो जब बच्चों तो बनता है 1 डिग्री अमीन CH3CH2NH2, और 1 डिग्री अमीन HNO2 से रिएक्ट करके अल्कोहल देता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं फिनॉल में, अल्कोहल फिनॉल ईथर में, इथाइल अल्कोहल। ऑन वार्मिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH B फॉर्म ऑफेंसिव फाउल स्मेल गैस बनाता, खराब स्मेल। तो हमें पता है साइनाइड ही तो बनाते हैं, सॉरी जो अमीन ही तो बनाते हैं। क्या कह रहे हैं, ऑन वार्मिंग क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH B मतलब आप देखो ये क्या था, एक कंपाउंड, और ये क्या बना B को कह रहे हैं, देखो CH3CH2NH2, इसको ये कह रहे हैं CHCl3, और किससे, KOH से रिएक्ट करा दो बच्चों, क्या बन रहा है, CH3NC बन रहा है, CH3CH2NC। कुछ याद आ रहा है ये क्या कह रहे हैं, CH3CH2NC, ठीक है ना, NC बन रहा। 1 डिग्री क्या बन जाता है बच्चों इस पे, फाउल स्मेल गैस, ये क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड बनता है, और इसी की ऑफेंसिव या फाउल स्मेल होती है। और इस रिएक्शन को अगर आपको याद हो क्या बोलते हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, हमने सॉल्व भी कर दिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड। तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले क्या देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद वेट देखते हैं, वैन डर वाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रही है, वाटर में, तो वाटर सबसे पहले। अमोनिया में भी हो रही है, लेकिन अमोनिया वाले में जब हम नीचे जाते हैं तो अमोनिया का नीचे जाते हैं तो अमोनिया में बिस्मथ हाइड्राइड BiH3 SbH3 इनका अमोनिया से ज्यादा होता है। तो वाटर के बाद SbH3, वाटर के बाद और उसके बाद अमोनिया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, PH3 सबसे कम, यानी 3 नंबर। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है बच्चा एक तरीके से झटका लगना, झटका लगना बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B6, याद रखना। एन एसिड हैज pH 6, एसिड का pH 6 है, मतलब H+ बच्चों कितना है, 10 की पावर -6, इतना तो एकदम क्लियरिटी से पता होगा। इट इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, मतलब इसको डाइल्यूट कर दिया गया 100 गुना, डाइल्यूटेड कितना, 100 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, H+ का कंसंट्रेशन, डाइल्यूट करोगे तो H+ का कंसंट्रेशन घट जाएगा, पानी मिलाया गया है, यानी 10 की पावर -8 हो गया। pH ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, पहले तो समझ लो एसिड है तो pH 7 भी नहीं हो सकता, 7 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो ऑप्शन हट गए। इतना कम होगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही जब भी ऐसा कोई 10 टू पावर -8 है तो 7 से थोड़ा कम, ऐसे ही टिक कर दो, लेकिन हम निकाल भी देते हैं। हम लोग ये बात पढ़े हैं बच्चों, अगर किसी एसिड का कंसंट्रेशन या बेस का कंसंट्रेशन
10⁻⁻6 m से कम है तो उसमें H प्लस या OH माइनस पानी वाला भी जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पानी वाला भी जोड़ा जाएगा। देखो कैसे, आपको पता है ये H प्लस एसिड वाला कितना आ गया बच्चा, 10⁻⁻8। H प्लस वाटर में कितना होता है, 10⁻⁷। दोनों जोड़ा जाएगा, और जोड़ा जाएगा, देखो क्या बात बनेगी, टोटल H प्लस जिससे आप pH निकालोगे, टोटल H प्लस बराबर 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁷। 10⁻⁸ कॉमन ले लिया जाए। अब कहो कैसे, कॉमन का मतलब मालूम होगा ना, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड कर देना, 10⁻⁸ बटे 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷ बटे 10⁻⁸, ऐसे कॉमन ले लिया। बताओ क्या होगा, 10⁻⁸ और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 बचेगा, ये आएगा, यानी 11 गुणे 10⁻⁸, यानी 1.1 गुणे 10⁻⁷। अब यहां पर ध्यान देना, 10⁻⁷ होता तो pH 7 आ जाता, 1.1 है तो थोड़ा सा 7 से कम आएगा। देख लीजिए ऐसे भी pH बराबर माइनस लॉग 1.1 गुणे 10⁻⁷, है कि नहीं, यानी माइनस लॉग 1.1 और देखिए माइनस ये नीचे आ जाता है 7 लॉग 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा, है कि नहीं, यानी बाहर वाला माइनस अंदर ले आइए, माइनस लॉग 1.1 और ये प्लस हो जाएगा 7 लॉग 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन इसकी कुछ तो होगी वैल्यू, 0 से थोड़ी, या 0.1 ही मान लो, 0.05 मान लो, कुछ तो होगी, और प्लस log 7 की वैल्यू 7 हो जाएगी, यानी pH क्या आएगा, 7 से कम आएगा, है कि नहीं, pH हमेशा क्या आएगा, 7 से कम। ये तो निकालना, वैसे आंसर ऐसे ही टिक कर लोगे तुम लोग देख करके। द पेयर ऑफ स्पीसीज शोइंग परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यानी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ बच्चों, लोन पेयर इसमें नहीं होना चाहिए, तभी परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, PCl4 प्लस NH4 प्लस, PCl4 प्लस और NH4 प्लस चेक किया जाए। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, एक प्लस है, बचे 4, चारों ने बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, एक प्लस है, 4 बचे, चारों ने बॉन्ड, यानी ये तो परफेक्ट होगा क्योंकि लोन पेयर नहीं। यहाँ देखिए लोन पेयर है, गड़बड़ हो गई बात, यहाँ पर ये तो टेट्राहेड्रल होगा नहीं, ये तो होता है सीसा। बोलिए भाई कैसा, सीसा, ये सीसा होता है, टेट्राहेड्रल का मतलब ही नहीं है, यानी पहला आंसर। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन गिव मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, मीथेन का क्लोरीनेशन में बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, सही बात, बिल्कुल सही बात है। Cl2 प्लस CH4, बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 सब बनते हैं। क्लोरीनेशन प्रोसीड थ्रू कार्बन आयन, गलत बात, क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कैसा होता है ये भाई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, ये हो गया। सीरियम इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ लैंथेनाइड, बिल्कुल ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट सीरियम इज इनकरेक्ट, देखना भाई। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4, सही है एकदम। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज मोर स्टेबल, बिल्कुल सही बात। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नोन, गलत बात। अभी ऊपर लिख रहे हो कॉमन +3 +4 है तो 4 नोन है, और सीरियम +4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। तो ये तो स्टेटमेंट है सब,
ये सब एनसीईआरटी के ही, तो ये नहीं, गलत है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एमंग द फॉलोइंग इज, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो देखो यहां पर ऐसे ही समझ लो, जिंक किस स्टेट में है, +2 में। +2 का मतलब 3d10 हो गया बच्चा, म्यू बराबर 0 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, म्यू बराबर 0, अनपेयर्ड है ही नहीं। निकल यहां पर +2 में है, निकल +2 में है अगर, तो 3d8 हो गया। 3d8 का बराबर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, म्यू बराबर 2.8 हो गया। कोबाल्ट CO2+, CO2+ का मतलब हो गया, यहां पर देखो CO2+, ये कितना हो गया, 3d7 हो गया बच्चों। 3d7 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, म्यू बराबर 3.8। और क्या है, Mn में कितने इलेक्ट्रॉन, 3d5 हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, म्यू बराबर 5.9, 5.8 के आसपास। म्यू कैसे निकालते हैं हम लोग बच्चों, जानते होंगे, √n+2 Bm, √n+2 Bm, बोर मैग्नेटॉन, है ना, यानी सबसे ज्यादा Mn का, फिर कोबाल्ट का, फिर निकल का, फिर जिंक का 0। जिंक सबसे आखिरी में आएगा, Mn सबसे पहले आएगा, Mn पहले, जिंक आखिरी में, केवल एक ही है। Which of the following groups constitute basic radical of fourth group? तो ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, हमने बताया था पढ़ाते समय, +3 है तो थर्ड ग्रुप में होते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप में होता है, तो ये दोनों तो ऐसे ही ऑप्शन निकल गए। फोर्थ ग्रुप का रेडिकल ये है। ठीक है ना, फोर्थ ग्रुप याद कर लेना बच्चों। Which of the following sequence represent correct increasing order of bond angle in the given molecule? तो सबसे पहले तो ये हम जानते हैं बॉन्ड एंगल इन द गिवन मॉलिक्यूल। यहाँ कौन कौन लोग हैं, H2O OH, इसके बारे में तो हमें बहुत पहले से पता होगा, 104.5 डिग्री, है ना। और OF2 जो होता है, ध्यान दीजिएगा, OF2, पहले तो ये समझ लो कि OF2 का बॉन्ड एंगल वाटर से कम होता है, करीब करीब OF ऐसा होता है, इसका एंगल करीब करीब 103 डिग्री होता है। क्यों कम होता है OF2 का वाटर से, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचा रहता है, रिपल्सन को बढ़ाता है, और रिपल्सन बढ़ाएगा तो एंगल घटेगा। ग्रुप में नहीं, हमें मालूम है लोन पेयर रिपल्सन जितना ज्यादा एंगल उतना कम, LP रिपल्सन ज्यादा एंगल कम। तो इन्हीं दोनों में से देखो, अब OF2 का कम है, OCl2 का तो बहुत ज्यादा होगा। क्यों भाई, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसमें एंगल ऐसे रहता है, करीब 111 डिग्री के आसपास हो जाएगा, 111 डिग्री, है ना। तो ये तो ज्यादा होता है काफी, ठीक। अब ClO2 देखो, ClO2 इनका एंगल सबसे ज्यादा, सब यहाँ पे कौन दिख रहे हैं, sp3, लेकिन इनका एंगल सबसे ज्यादा, ठीक है, इनका एंगल सबसे ज्यादा होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद सबसे, तो ClO2 का एंगल सबसे ज्यादा है, और उसके बाद कौन, OCl2, फिर वाटर एंड OF2। ठीक है, बढ़िया सवाल है ये भी। As a result of dissolution of NaCl water in water, the एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी भाई। NaCl पहले एक पार्टिकल था, पानी में घोला, टूट करके Na+Cl- बन गया, बढ़ गई क्या, एंट्रोपी। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब रैंडमनेस बढ़ जाना। Compound of molecular formula C8H8O2 reacts with acetophenone to form single cross aldol product in presence of base, cross aldol बनाता है।
सेम कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH फॉर्म बेंजिल अल्कोहल। यानी एसिटोफिनोन के साथ जब कंपाउंड रिएक्ट करता है बच्चों, तो एल्डोल इसलिए बनाता है कि एसिटोफिनोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। सिंगल प्रोडक्ट बनाने का मतलब उसके पास अल्फा नहीं है। और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ बेंजिल अल्कोहल बनाने का मतलब कौन सा रिएक्शन भाई? कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन का मतलब जो जिसके बारे में बात हो रही है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप देखें, अब कैनिजारो दे रहा है, एल्डोल दे रहा है, तो कार्बोनिल होगा ना, ये तो एसिड है, COOH हो ही नहीं सकता। ये तो देखो ये क्या है, CO, इधर क्या है CH3, मतलब इनके पास तो अल्फा है, यानी ये नहीं है। इधर आइए, ये क्या है, एस्टर है, ये हो ही नहीं सकते। कुछ करना ही नहीं है, कुछ लिखना ही नहीं है, यही आंसर है। क्योंकि देखिए इनके पास अल्फा नहीं है, क्योंकि यहाँ H होगा बेंजल्डिहाइड, और इधर क्या है ईथर, तो यही ग्रुप देगा। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। मैच द लिस्ट 1 with 2, मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइसेस। तो आप देखो इसमें तो सीधा सीधा FeOH होल थ्राइस टूटेगा तो क्या देगा, Fe3 प्लस 3OH माइनस, यानी S और 3S, तो KSP क्या हो जाएगा बच्चों, 3S S इंटू 3S का क्यूब, यानी 27S टू द पावर 4, है ना, 3 गुणे 3 गुणे 3, है कि नहीं। Ag2CrO4, Ag2CrO4, अब देखो Ag2CrO4 का, Ag2CrO4 टूटेगा तो 2Ag प्लस एंड CrO4 2 माइनस 2S और S, KSP बराबर क्या हो जाएगा, 2S स्क्वायर और S, यानी 4S क्यूब। तो पहले का क्या हो गया, 2 नंबर पहले का, अब ऐसे ही सब निकाल लेना है। दूसरे का क्या हो गया, 4 नंबर, पहले का 2 नंबर, एक ही ऑप्शन में है, दूसरे का 4, तो कुछ करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M3 प्लस 2 प्लस, माइनस इतना प्लस प्लस, द मेटल आयन विच लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। हमें पता है बच्चों SRP जितना नेगेटिव उतना अच्छा मेटल, है ना, इसीलिए हम लोग नीचे जाते हैं, नॉन मेटल आता जाता है। देखो लिथियम -3.05, है ना, ऐसे नीचे आते जाते हैं। तो जितना नेगेटिव उतना अच्छा मेटल, और मेटल ही डाइल्यूट एसिड के साथ क्या देता है, हाइड्रोजन। तो इनकी वैल्यू क्या है, प्लस, SRP ही है। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 प्लस से 2 प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेना, तो SRP यानी V, वेनेडियम और क्रोमियम यही लोग देंगे, वेनेडियम और क्रोमियम, वेनेडियम क्रोमियम यही लोग देंगे क्या, हाइड्रोजन। जो अच्छा मेटल होता है वही हाइड्रोजन लिबरेट करता है। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड मतलब हाई लैटिस एनर्जी, जिनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा किसका, Li सब में कॉमन है, ये आनायन बड़े हैं, ये सबसे छोटा है। जितना छोटा साइज हमें बताता है लैटिस एनर्जी, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज वार्ज सब में बराबर है, साइज छोटा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। G2 compounds are more powerful reducing agent where Pb4 plus compounds are strong oxidant। ये कह रहे हैं G2 प्लस अगर है, G2 और Pb4, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको कह रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट है।
ठीक है। अब क्यों पीबी इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव? नहीं, लेड इज लेस देन ना, आयनिक रेडियाई से मतलब ही नहीं है। ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका होता है बच्चा? इनर्ट पेयर इफेक्ट का। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट की टेंडेंसी बढ़ती जाती। तो यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट पीबी में ज्यादा अच्छा है। और आपको ये भी पता है लोअर मेंबर्स मोर स्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर मेंबर मोर स्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी लेड किस स्टेट में स्टेबल होगा? +2 में। और +2 में बनने के लिए उसको खुद रिड्यूस होना पड़ेगा, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कौन सा आंसर? 4 नंबर। इनर्ट पेयर इफेक्ट मोर प्रोनाउंस्ड इन लेड देन जर्मेनियम। During flame test, basic radical, few drops of concentrated HCl are added to salt. सही बात है, याद करिएगा। With HCl, metal salts are converted into metal chlorides, which is more volatile. बिल्कुल सही है। जब मेटल क्लोराइड बनता है ना बच्चों, तो मेटल क्लोराइड ज्यादा वोलाटाइल होता है। क्या होता है? वोलाटाइल। वेपर में जल्दी बनता है, और वेपर अगर जल्दी बनेगा तो फ्लेम टेस्ट अच्छा आएगा, फ्लेम कलर देगा। फ्लेम टेस्ट का मतलब फ्लेम का कलर। तो जितना जल्दी वेपर बनेगा उतना अच्छा कलर आएगा। यानी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अच्छा देखो, हम ये वाला टिक कर रहे थे, अब इन्होंने चालाकी करी है, यहाँ नॉट दिया है, यहाँ दिया है करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 ये लिखा है। देखो 3 में दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये चालाकी करी है इन्होंने। कंपाउंड फॉर्म बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड NaCl। पहले तो ये समझ लो, इथेनॉल बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड है, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी तो फिर किसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी? NaCl की। और NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस मिलेगा, है कि नहीं? Which of the following statement is true for the electrochemical Daniell cell? हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल डायनियल सेल ऐसे कुछ बना लेते हैं ना, ऐसे होता होगा, सबको पता होगा। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये जिंक है, ये क्या है? कॉपर है। यहाँ पर क्या बना देते हैं हम लोग? सॉल्ट ब्रिज बना देते हैं, है ना? ये बन जाता है सॉल्ट ब्रिज। इधर का एरिया ऐसे ले जाके इसको ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं। ये एरिया हमारा एनोड वाला है, और ये एरिया हमारा कैथोड वाला है, कॉपर वाला। इसके अंदर Cu2+ होता है, इसके अंदर Zn2+ होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होता है, करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ, है ना? तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है किधर? एनोड टू कैथोड, मतलब जिंक टू, करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू, गलत है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू इलेक्ट्रोड, गलत है। कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड। कैटायन कहां जाते हैं? कैथोड पर। कैसे? देखो, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन ये लेता है Cu, तो ये क्या चीज है? कैटायन। कहां जा रहा है? कैथोड पर, इसी पर डिपॉजिट होता। कैथोड पर कैटायन जाते हैं, एनोड पर एनायन। यानी बिल्कुल सही है तीसरा। 5 membered ring structure of the fructose are given below, mark the incorrect statement। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाना है। 5 membered ring are named as furanose structure, बिल्कुल सही होता है, सही बात है। फ्यूरैन रिंग बोलते हैं हम लोग इसको, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऐसे फ्यूरैन रिंग इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों। साइक्लिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट 2 एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज, सही, अल्फा और बीटा। जब ये नीचे होता है, ठीक है, और ये ऊपर होता है, 2 तरीका है। ठीक है, इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा। एनोमर होता है। एनोमर मतलब क्या होता है बच्चों?
किसी एक स्पेशली कार्बन नंबर 1, किसी एक पर, देखो यहां पर अगर एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो तो ऐसे डायस्टीरियोमर को एनोमर कहते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर आर नेम्ड, नो पायरेनोज नहीं बोलते हैं, ये गलत है, मतलब यही स्टेटमेंट सही, आपके लिए ये ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट गलत है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हॉर्थ स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। मैच द लिस्ट 1 and 2, मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइसेस, तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। अनसर्टेनिटी ऑब्जेक्ट क्या है, h/4πm। बोर रेडियस 0.529 5.29 n स्क्वायर बाई जेड, तो एंगस्ट्रॉम में नहीं है, 5.0529 होता है, तो क्या कहते हैं एंगस्ट्रॉम में है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन nh/2π होता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/mv होता है। यानी पहले का कौन मैच कर रहा है, 2 नंबर, पहले का 2, एक ही ऑप्शन है। बी का क्या मर रहा है, मैच कर रहा है, सॉरी 1। सी का क्या कर रहा है, 4, और डी का क्या कर रहा है, 3। ठीक है, बात ना पकड़ लेना। चलो, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दोज ऑफ रिएक्ट बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या दी है, 180 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। ठीक है भाई, और बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी क्या दी है, 200 किलोजूल पर मोल, पर मोल। अब क्या कह रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड 100 किलोजूल, दोनों को 100 किलोजूल से घटा देता है। इंथैल्पी जब दोनों बराबर घटा रहा है तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, है कि नहीं बच्चों। डेल एच बराबर क्या होता है, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। ये फॉरवर्ड कितना दिया है, 180, ये बैकवर्ड 200 दिया है, कितना आ जाएगा, -20। दोनों को बराबर घटा रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, -20। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो ये तो डायरेक्ट याद रखोगे, हमें सबसे पहले एसिड होता है, फिर SO3H CONH2, एक ही ऑप्शन है, आसान एकदम सवाल। Which of the following statement is not correct? क्लोरोबेंजीन has lower dipole moment than methyl chloride, सही बात है पहला। नॉट करेक्ट पूछा बच्चों, क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट कम होगा मिथाइल क्लोराइड से, CHHCl। रीजन, ये देखो ये कौन सा कार्बन है, sp2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये कौन सा कार्बन है, sp3, तो ये अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर ज्यादा खींचेगा, ज्यादा पोलर होगा। क्यों, क्योंकि ये sp3 है और ये sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी सही है स्टेटमेंट। विनाइल क्लोराइड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन ना, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दो बातें, एक तो जब इसको हटाओगे तो प्लस यहां आएगा जो कि अनस्टेबल, दूसरा ये रेजोनेंस करेगा तो ये बॉन्ड तोड़ना कठिन है, यानी Cl को हटाना आसान नहीं है, यानी ये बात बिल्कुल सही है। ये अच्छा कह रहे हैं अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, यानी ये बात बिल्कुल गलत है, नहीं जाएगा। एल्काइल हैलाइड 2 पोलर इनसॉल्युबल इन वाटर, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मोर रिएक्टिव, I मोर रिएक्टिव देन Cl, अच्छा लीविंग ग्रुप है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैच द अप्रोप्रिएट, मार्क द लिस्ट। देखिए बेयर्स रिएजेंट पिंक कलर का होता है, फिनॉल और FeCl3 वायलेट कॉम्प्लेक्स देता है, फिनॉल FeCl3 के साथ रिएक्ट करके वायलेट कॉम्प्लेक्स देता है, OH3 FeCl3 क्या बन जाएगा, होल थ्राइस Fe वायलेट कलर का। ठीक है, ये वायलेट कलर का बन जाएगा, तो वायलेट कॉम्प्लेक्स देता है। ये देखो I2 और NaOH लिखा है, मतलब आइडोफॉर्म, और आइडोफॉर्म येलो देता है। 2,4 DNP कैसा देता है, ऑरेंज देता है। याद है, ये सब आसान सी सवाल है, यानी पहले का क्या हो जाएगा, 2 नंबर, यहाँ भी एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है। बी का क्या हो जाएगा, 1 नंबर, सी का हो जाएगा 4 नंबर, डी का 3, एक ही ऑप्शन में बात बन जाएगी आपकी। द रैपिड चेंज ऑफ pH नियर द स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट ऑफ एन एसिड बेस टाइट्रेशन
is basis of indicator detection. pH of the solution is related to the ratio of concentration of conjugate acid and base. बफर की बात याद हो अगर आपको, बफर सोल्यूशन का pH होता है pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड। वही सेम चीज यहां भी है, सॉल्ट की जगह आयन, इंडिकेटर आयन लिखा हुआ, आयन माइनस, ठीक है, और एसिड की जगह HIN लिखा हुआ है इंडिकेटर। जैसे यहां एसिड हम लोग लिखते हैं HX, HA, ऐसे HIN। तो आप बताओ अगर हम इसको लिखें pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट की जगह आयन माइनस और यहां लिख दें HIN। ये आया हुआ सवाल है बच्चों आपके 2015 में शायद ऐसा लिख दिया। यानी इसको क्या लिख सकता हूं, pH माइनस pKa बराबर लॉग आयन माइनस अपॉन HIN लिख सकता हूं क्या? तो कौन सा मैच कर रहा है, pH माइनस पी, अच्छा आयन माइनस नहीं है, pH माइनस pKa आयन अपॉन HIN, यानी कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। An aqueous solution of substance give a white PPT on treatment with dilute HCl which dissolves on heating। बस यही पकड़ लेना है, इनऑर्गेनिक में पढ़ाया है मैंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। व्हाइट पीपीटी डिजॉल्व्स ऑन हीटिंग, लेड है, लेड होगा आंसर। अब आगे भी बढ़ जाओ। व्हेन H2S इज पास थ्रू हॉट सोल्यूशन, हॉट एसिडिक सोल्यूशन, ब्लैक पीपीटी, PBS कैसा होता है, ब्लैक। PbCl2 जो होता है, PbCl2 ये जो होता है बच्चों PbCl2 इनसॉल्युबल इन कोल्ड, इनसॉल्युबल इन कोल्ड, soluble in hot, soluble in hot water एक। और PbS का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा, PB, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का सवाल। CH2Cl2 इज पोलर, CCl4 इज नॉन पोलर, बिल्कुल सही बात। CCl4 अगर रेगुलर स्ट्रक्चर है, साइड एटम सेम है तो म्यू बराबर 0। CH2Cl2 में H Cl H Cl म्यू नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि साइड एटम सेम नहीं है। मॉलिक्यूल विद जीरो डाइपोल मोमेंट इज नॉन पोलर, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिकल है और ये साइड एटम सेम है, इसमें साइड एटम सेम नहीं है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मैच करना है क्या, pH। अब ऐसे सोचो CH3COONA किस सॉल्ट और किस सॉल्ट NaOH और CH3COH से बना है। ये है कैसा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कैसा, वीक एसिड। तो बेस स्ट्रॉन्ग मतलब इनका pH 7 से ज्यादा। NH4Cl, अब समझ गए हो कि क्या कर रहा हूं मैं, यानी NH4OH और HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और ये वीक बेस हैं, यानी pH 7 से कम है कि नहीं। तो अब इतने में बात बना सकते हो, pH 7 से ज्यादा, pH 7 से कम, NaNO3 दोनों स्ट्रॉन्ग है, pH 7, दोनों वीक हैं, pH करीब करीब 7। जब दोनों वीक होते हैं तो करीब करीब 7 होता है, यानी पहले का 3 नंबर, एक ही ऑप्शन है, बी का 2 नंबर, सी का 4 नंबर, डी का 1। क्या किए हैं, समझ गए ना। In the following sequence of the reaction identify the final product, final product, कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये तो क्लियर है एकदम, 3 डिग्री अल्कोहल है ना, 3 डिग्री अल्कोहल बनने जा रहा है। चलिए दिखाया जाए कैसे बनेगा। देखिए कीटोन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, MgBr पढ़े होंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस,
ये यहाँ क्या बनेगा, कुछ याद आ रहा है क्या? यहाँ पे बन जाएगा OMgBr और यहाँ लग गया CH3। ठीक है, अब इसके बाद जब H3O प्लस जैसे ही डालोगे ये क्या हो गया, A हो गया। A नहीं, H3O प्लस के बाद A डाला है। ठीक है, H3O प्लस, ये नहीं A है, H3O प्लस के साथ यहाँ पर, तो आपको पता है यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा। कितनी बार हम लोग ये क्लास में कर चुके हैं, है ना। यहाँ CH3 और यहाँ OH और MgOH निकल जाएगा। फिर इन्होंने कहा है HBr ले आओ, यहाँ पर HBr ले आओगे तो OH निकल जाएगा, Br लग जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है कुछ? Br लग जाएगा, देखिए CH3 और क्या Br लग जाएगा। आई होप बात क्लियर होगी। अब Mg और ईथर ले आओ यहाँ पर। Mg और ईथर जब ले आओगे बच्चों तो ये एल्काइल हैलाइड ही है ना। यहाँ CH3 और यहाँ बन जाएगा MgBr। अब क्या कह रहे हैं, इससे फिर CH3CHO को रिएक्ट कराओ। तो अब देखो ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे रिएक्ट कर रहा है, एल्डिहाइड से। 2 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है, 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ CH3 लगा है, यही बनेगा, यही होगा आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं पहले, है ना, अगला देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ तक बात आई होप समझ में आ गई होगी। देखिए अब CH3 यहाँ पर CH3 MgBr और CH3 CHO ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा O पर कौन आ जाएगा, Mg, और ये वाला Mg आ जाएगा। देखिए अब क्या होगा, और इधर Mg आ गया, यहाँ पर MgBr, एक मिनट, CH3 CHO और C, ये वाला पूरा वाला चीज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आके जुड़ेगा। किस तरीके से जुड़ेगा, इस तरीके से देखिए, देखिए ये रहा हमारा CH3 और ये रहा हमारा CH, है ना, और ये रहा हमारा CH3। देखिए ये, और यहीं पर क्या जुड़ा हुआ है, O और MgBr। देखे समझ में आई बात कुछ भाई। ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज कहाँ जुड़ने जा रही है, ये MgBr किससे जुड़ जाएगा, इनसे जुड़ जाएगा इस तरीके। चलो इसको इस तरीके से कर दें तो और क्लियरली आप समझ पाओगे। देखो यहाँ लिखता हूँ ताकि क्लैरिटी से समझ में आ जाए। CH3 CH, ठीक है, ये है, और OMgBr, ये MgBr आकर के जुड़ गया इनके पास, ये वाला इनके पास। अब ये C की जो वैलेंसी खाली हुई भाई, देखो ये वाला MgBr कहाँ जुड़ गया, इनके पास। अब ये खाली हुई ना वैलेंसी, यहाँ पर कौन जुड़ गया, ये जुड़ गया। क्या बात समझ में आई, ये जुड़ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, H3O प्लस जैसे ही डालेंगे बच्चों, यहाँ पर फिर H और OH, H और OH अगर आ गया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए CH3। अच्छा सवाल है, अच्छा इन द सेंस आपके लिए बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये बन गया, क्योंकि इतने लंबे लंबे आपके यहाँ आते नहीं, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत बढ़िया। इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, देखो जैसा डिजाइन उन्होंने बना रखा हम भी वैसा डिजाइन बना दें, ऐसा प्लस ऐसा प्लस ऐसा प्लस ऐसा बना दें, है नहीं। देखो कहीं डिजाइन ये वाली दे ढूंढो, पहला वाला दिख रहा है क्या, क्यों भाई, पहला वाला दिख रहा है। हाँ, given two statement, one Levendide assertion, other reason, Cu2 plus in water is more stable than Cu plus। बिल्कुल सही बात है। Cu2 plus जो होता है हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा वाटर में। सॉरी, हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा।
इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cu2+ इज मच लेस। गलत बात, यानी असर्शन तो सही है, रीजन इनकरेक्ट है। असर्शन करेक्ट, रीजन नॉट करेक्ट। स्टैंडर्ड रिएक्शन A2+3B2 gives 2AB3 स्टैंडर्ड एंट्रोपीज इन जूल केल्विन पर मोल। अच्छा, जूल पर केल्विन पर मोल A2B2 रिस्पेक्टिवली इतना। डेल एस दिए हुए हैं। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज 95। ठीक है। द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन अटेंड इक्विलिब्रियम। देखो, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा ये, यानी डेल एच माइनस टी डेल एस, यानी डेल एच बराबर टी डेल एस, है ना बच्चों, यानी टी बराबर डेल एच बाई डेल एस। बस हो गया काम, टी निकालना है। डेल एच की वैल्यू दी हुई है, देखिए इनसे डेल एस निकाल लेना है। डेल एस कैसे निकलता है, डेल एस बराबर रिएक्शन का डेल एस प्रोडक्ट माइनस डेल एस रिएक्टेंट, समेशन ऑफ डेल एस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल एस रिएक्टेंट, जोड़ देना। आइए कर लेते हैं। तो डेल एस निकालते हैं, टोटल वाला कितना कितना दिया है। प्रोडक्ट 2AB3, AB3 का कितना दिया बच्चों, 195 दिया है AB3 का, यानी 2 × 195 प्लस, अच्छा प्रोडक्ट हो गया, माइनस रिएक्टेंट पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट में एक ही चीज है तो माइनस रिएक्टेंट, माइनस देखना रिएक्टेंट का कितना दिया है, ए का दिया 190 है ना, और बी का दिया 130। 130 में 3 का गुणा हो जाएगा ना, तो यानी 190 प्लस 3 गुणे 130, यही होगा। यानी क्या हो जाएगा 390 है ना, माइनस, ठीक है बच्चों, 190 प्लस 13 39, 190 प्लस 390, ठीक है, 390 माइनस, देखना 390 प्लस 2 590, यानी 590 यानी 580, है कि नहीं, है ना, और यानी घटा दीजिए इसको, 390 39 और 58, 39 10 49 58, कितना आ गया 58 है ये 58 में 39 11 50 और 8, 11 8 19, यानी कितना आ गया -190। क्लियर है बात, तो -190 डेल एस आ गया। क्या करे हैं हम लोग करे हैं टी बराबर डेल एच बाई डेल एस, है ना, डेल एच कितना दिया है -95 किलो जूल, और ये सब जूल में दिए हैं, तो -95 गुणे 10 की पावर 3 कर दें बटे -190, ये जूल में थे, ये किलो जूल में थे। अब क्या कर दें, माइनस माइनस तो हट गया ना, क्यों भाई, तो 95 बटे 19, 95 बटे 19 कर दें क्या, गुणे 10 की पावर 1 ऊपर गया -1, 10 की पावर 2, 19 बचे 95, यानी 500 आ गया आंसर, 500 आ गया आंसर। हीमोग्लोबिन कंटेन इतने % आयरन बाय वेट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज इतना, बताओ कितने आयरन के एटम। गणित का छोटा सा सवाल, इसका इतने % निकाल लो, क्या आ जाएगा मास ऑफ आयरन, कुल आयरन का मास, एक आयरन 56 है, उस 56 से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। क्या कर दें 0.334% ऑफ कितने का 67,200, यानी % मतलब डिवाइड बाई 100 और
ऑफ का मतलब गुणा कर दो, है कि नहीं? बोलो भाई, ऐसे ही तो करोगे। यानी 67,200 गुणे 0.334/100, ये कर दें, ये हटा दिया गया, इतने से गुणा कर दो, है ना। 672 गुणे 0.3 करीब करीब आता है, देख लेना इसको, 224 के आसपास आएगा टोटल। अब 224 आएगा, ऐसे ही सोच लो जरा, 672 का 0.3% के आसपास, 672 का 0.1% कितना हो जाएगा, 6, और 0.3% कितना हो जाएगा, तो 22। सही बात है एकदम, ठीक है। अब देखिए आप, ये आ गया नंबर ऑफ आयरन, कितना, 224 बटे 1 आयरन का मास 56, ये कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा कितना, 4। यानी हीमोग्लोबिन में कितने आयरन, 4। सिंपल सा सवाल है, आया हुआ ये भी। थैंक यू सो मच। अब हम लोग का RTS 13 खत्म हुआ। सोल्यूशन देखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर